तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था जो भी एक्ट्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में पास हुए थे उन सारे एक्ट्स के बारे में हमने बात किया था। तो हमने जो हमने एक्ट पढ़ा था वो था हमारा चार्टर एक्ट 1853 के बारे में पढ़ा था। तो उसके कुछ प्रोविजंस के बारे में हमने उस टाइम पढ़ा था और कुछ एक दो प्रोविजंस जो रह गए थे वो रह गए थे हमारे उस वीडियो में। तो उस प्रोविजंस को भी हम देख लेते हैं और उसके आगे जो भी एक्ट जो क्राउन के अंडर में पास हुए उन एक्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो चार्टर एक्ट 1853 था, द चार्टर एक्ट 1853 में कुछ बातें जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके नंबर को क्या किया था, कम कर दिया गया था। 24 हुआ करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनके नंबर को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था। तो बेसिकली ये किया इसलिए गया था क्योंकि उस टाइम देखा ये गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये देखा कि जो नंबर है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का वो कुछ ज्यादा ही नंबर है। मतलब काम जितना होना चाहिए था, जितने कम लोग इस काम को कर सकते हैं उस काम को करने के लिए ज्यादा लोग थे। तो बेमतलब का वहां पे उन्हें सैलरी देना, अलाउंस देना, उनका खर्चा उठाना, तो उसको नजर में देखते हुए इन्होंने उसके नंबर्स को क्या कर दिया था, कम कर दिया था, 24 से 18 कर दिया। उसके बाद हमने और भी इसमें बात की थी कि 1833 में जो लॉ मेंबर को जो एडिशनली ऐड किया गया था उससे एक फुल मेंबरशिप प्रोवाइड किया गया इस एक्ट के थ्रू। और इसमें हमने और जो कुछ पॉइंट्स देखी थी उसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स रह गई थी उनको देखते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल था हमारा गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, 4+1 थे, इंक्लूडिंग लॉ मेंबर 4+1 थे। अब ये जो था गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये दो काम करता था, ये कानून भी बनाता था और उस कानून को पारित भी करता था, मतलब उसको फॉलो भी करता था। तो मतलब एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी यही करता था और लेजिस्लेटिव फंक्शन भी यही करता था। कब? 1853 के पहले तक। लेकिन अब इस चार्टर एक्ट ने क्या कहा कि ये जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसके दो फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया। मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग कर दिया गया, कानून बनाने का फंक्शन अलग हो गया और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को भी क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव फंक्शन को भी सेपरेट कर दिया गया। तो जब सेपरेट होगा अगर लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, तो इसका मतलब है कि कुछ लेजिस्लेटिव बॉडी का निर्माण हो गया, फिर उसमें कुछ मेंबर्स आएंगे। तो इसमें 6 मेंबर्स को एडिशनल ऐड किया गया, 6 मेंबर ऐड किए गए और ये 6 मेंबर बेसिकली क्या पार्ट बना रहे थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बना रहे थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बना रहे थे, या फिर इन्हें हम इंडियन काउंसिल से भी कहते हैं, इंडियन काउंसिल भी कहते हैं या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। तो बुक बहुत सारे बातें लिखती, कोई बुक लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखता है, कोई बुक इंडियन काउंसिल लिखता है, कोई इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखता है। ये सारी की सारी एक ही है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आप इसको अगर देखें तो ये क्या काम कर रहा है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। ये कौन सी बॉडी हो गई, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। और ये कौन सी बॉडी हो गई, लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई। ये कौन सी बॉडी हो गई, लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई। अगर आपको मैं ऐसे प्रेजेंट सिनेरियो में कंपेयर करूं, प्रेजेंट सिनेरियो में अगर मैं आपको इसको कंपेयर करता हूं प्रेजेंट सिनेरियो में, कि अगर आपको इजी वे में समझना है तो प्रेजेंट सिस्टम से आप समझ सकते हैं। मान के चलिए ये मेरा कंप्लीट पार्लियामेंट है, ये बॉक्स मेरा कंप्लीट पार्लियामेंट है और ये 4+1, ये जो 4+1 है, ये जो 4 है ये बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बता रहा है, ये 1 जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को बता रहा है, और ये जो 6 है ये बेसिकली एमपीज को बता रहा है, ये बेसिकली एमपीज को बता रहा है। तो पार्लियामेंट है हमारा, तो पार्लियामेंट में हमको पता है कि कुछ कैबिनेट होते हैं, कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं, उससे कुछ लोग चुने हुए होते हैं। ये प्रेजेंट सिस्टम है और एक हमारा पीएम होता है और ये 6 क्या होते हैं, एमपीज होते हैं। तो सेम वही चीज था, ये 6 कौन थे, एमपीज थे उस टाइम के, और ये 4+1 कौन था, मेरा एग्जीक्यूटिव बॉडी था। बट वहां पे अंतर क्या था कि वहां पीएम नहीं बोल के हम क्या बोलते थे, गवर्नर कहते थे उन्हें, ठीक है। और ये जो 4 थे ये डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट करके नहीं आते थे। मतलब जैसे हमारे यहाँ जो एमपीज और ये सारे चुन के जाते हैं, ये क्या जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जाते हैं। बस इसे बस मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि ये क्या है प्रेजेंट डे में और ये क्या है।
तो एक चीज ये थी कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन था उसे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, उसे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज क्या किया गया कि जो लॉ बनाना था, जो कोई भी लॉ बनाएगी, लेजिस्लेटिव फंक्शन अगर लॉ बनाएगी तो उससे परमिशन लेना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव से, मतलब गवर्नर से उसे क्या लेना पड़ेगा, गवर्नर से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। कोई भी अगर बिल, कोई भी अगर नियम या रूल्स एंड रेगुलेशन लाना है तो इसे परमिशन की जरूरत होगी। मतलब कौन लाएगा, लेजिस्लेटिव बॉडी को, लेजिस्लेटिव काउंसिल आप कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। किसका परमिशन चाहिए भाई, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया कह सकते हैं, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का परमिशन चाहिए। और अगर मान लीजिए कि परमिशन मिल भी गया और ये जो मेजॉरिटी 6 है ये लॉ बनाने के फेवर में है, लेकिन गवर्नर को नहीं लगा कि ये लॉ नहीं बनना चाहिए, तो गवर्नर के पास वीटो पावर है। गवर्नर के पास कौन सा पावर है, वीटो पावर है कि वो किसी भी बिल को होल्ड में कर के रख सकता है या उसे हटा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा कुछ प्रोविजंस था जो रह गया था चार्टर एक्ट 1853 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग कर दिए गए थे। और एक और चीज जो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में निकल के आती है कि लेजिस्लेटिव फंक्शन जब अलग हुआ तो ये 6 मेंबर्स का जो इंक्लूजन हुआ, इससे लोकल रिप्रेजेंटेशन का भी स्टार्टिंग यहीं से होता है। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो भारत के अंदर नागरिक है वो इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं आ सकते या इनडायरेक्टली नहीं आ सकते, वो गवर्नर के मर्जी से आएंगे। तो बट गवर्नर परमिट देता नहीं था। मतलब लोकल इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, लोकल इन द सेंस कहने का मतलब है कि ये इंडियन, आप इसे प्योरली मत कहिए, क्योंकि 4+1 जो है ये तो ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्राउन डिसाइड करेगी इसके अंदर कौन आएगा। ये 6 वो है जो इंडिया के अंदर है, जो भारत में है, जो भारत में कुछ सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, कुछ उसके ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। तो बेसिकली ये भारतीय के लिए इनडायरेक्टली इंक्लूजन नहीं था, बट लोकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ से एक तरह से चालू हो गया था, लोकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भारत के अंदर से कोई लोग आके इसके अंदर जा सकते हैं लॉ बनाने के प्रोसेस में। लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल रिप्रेजेंटेशन ये चालू हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी चार्टर एक्ट 1853 में, तो आप इसे ध्यान रखिएगा और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे और देखते हैं। अब हम बात करेंगे उन एक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में पास हुए, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में पास हुए। तो ये चीज पहले समझना पड़ेगा हमको कि ये ब्रिटिश क्राउन यहाँ क्यों आया और इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तो समझ में आ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट पास हुए उसको हमने पढ़ा। लेकिन अब क्राउन यहाँ पे क्यों आया, और ये उसके बाद जो पहला एक्ट आया वो था द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। इसको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो बात बहुत सिंपल है कि 1857 में क्या हुआ था, सिपोई म्यूटिनी हुआ था और रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी आप कह सकते हैं इस बात को। तो बेसिकली समझिए कि रिवॉल्ट हुआ क्यों था, क्या कारण थे रिवॉल्ट के, तो वो बेसिकली आपका हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन मैं थोड़ा ब्रीफ अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर पॉलिटी के नजरिए से समझेंगे इस चीज को कि क्या कारण था, तो देखते हैं 1853 में 1833 से क्या होने लगा, सेंट्रलाइजेशन होने लगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो लॉ बनाने लगी, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बना रही है। अब ये क्या हुआ, लॉ बनाने के साथ साथ क्या होने लगा कि लॉ का कोडिफिकेशन भी स्टार्ट हुआ, लॉ कमीशन भी स्टैब्लिश हुआ, जो भारत के लॉज को पढ़ना स्टार्ट किया। भारत में जो जो चल रहे हैं, चाहे हिंदू में चल रहा है, चाहे मुस्लिम में चल रहा है, या किसी भी कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी में जो जो नियम कानून चल रहे हैं, उन सारों का क्या हुआ, अध्ययन होना शुरुआत हुआ, अध्ययन शुरू हुआ। तो उसमें पाया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पाया कि बहुत सारे ऐसे नियम थे जो गलत थे, जो समाज में उसका परिवर्तन चेंज होना बहुत जरूरी था। जैसे कि विडो का रीमैरिज होना ये जरूरी था, और भी जैसे कि इसमें कि जो बच्चों का जो जल्दी शादी हो जाता था, ये सब सारे नियमों को उन्होंने स्टडी किया और क्या किया उन्होंने क्या किया, संशोधन लाए। जैसे कि विडो रीमैरिज एक्ट उन्होंने पास करा दिया, और भी इन्होंने बहुत सारे संशोधन किए जो लॉ में चेंजेस लाए। तो सिंपल सा बात है, अगर आप जनरल अगर आप किसी से पूछेंगे कि अगर एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में अगर कुछ लॉज और कुछ रीति रिवाज अगर बरसों से चले आ रहे हैं और कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या कोई इंसान उसको आके बदलने की कोशिश करेगा तो उसका विरोध
होगा, उसका विरोध होना तय है, क्योंकि आदमी अपने सोच को तुरंत बदलता नहीं है, उसे ग्रेजुअल टाइम चाहिए अपने सोच को बदलने के लिए। तो जो लॉज में चेंजेस आए थे पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर हम बात करें, तो वो लॉज में चेंजेस जो लोकल यहाँ की लोकल पीपल थे उनके सेंटिमेंट्स को क्या किया, वो अफेक्ट किया कि ये क्यों हुआ, जो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है, ये हमारे जो रिचुअल्स है इसके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या देखने को मिला कि स्मॉल अपराइजिंग्स देखने को मिले, छोटे छोटे लोग जो तबके के लोग थे उन्होंने क्या किया, विरोध करना इसका चालू किया, और वो विरोध 1853 से बढ़ते बढ़ते 1857 में आखिर ये रिवॉल्ट का रूप ले लिया। तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो था जो कॉज ऑफ 1857 में आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो पॉलिटिकल सिनेरियो ये था। तो हुआ क्या, जब 1857 का रिवॉल्ट हो गया तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसे एक चीज तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि जो कंपनी है वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में असक्षम है, मतलब प्रॉपरली वो चला नहीं पा रही है। दूसरी बात उसने ये आया कि उसने ये सबक ले लिया कि जो यहाँ के जो लोकल जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब लोकल जो पीपल है, उनके बिना सहयोग के आप देश को चला नहीं सकते हो, उनके बिना सहयोग के आप देश को चला नहीं सकते हैं, और इनके कानून में ज्यादा छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातों को देखते हुए उसने एक एक्ट पास किया, द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये बेटर गवर्नमेंट क्यों है, और इसमें क्राउन का इसलिए आता है क्योंकि कंपनी रूल अब खत्म हो गया, कंपनी रूल जो थी उसे एबॉलिश कर दिया गया, कंपनी रूल को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। मतलब अब कंपनी के नाम पे कोई भी कानून नहीं बनेगा, अगर कंपनी अब आप टेरिटरी को गवर्न नहीं करेगी, अब गवर्न डायरेक्टली कौन करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो क्राउन के बिल्कुल अंडर में है। तो इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कौन हो गया, क्राउन हो गई, तो यानी कि जो सोवेरेनिटी था, इंडिया जैसे कि अगर एक कंट्री है तो इंडिया का सोवरेन कंट्रोल अब किसके पास था, क्राउन के पास था। सोवरेन कंट्रोल किसके पास था, क्राउन के पास। सोवरेन कंट्रोल कहने का मतलब है कि ये जो कानून बनाने का जो भी ताकत है, जो भी कानून भारत के रिस्पेक्ट बनेगा वो किसके अंडर से बनेगा, क्राउन के अंडर से बनेगा, मतलब क्राउन जो कहेगा वो होगा, मतलब क्राउन ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहेगी और ये कानून बनेगा। तो अब ध्यान से देखिए कि 1853 तक क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाती थी, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक कौन करता था इंग्लैंड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। अलग अलग फंक्शन हमने देखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन। और फिर वो जो स्क्रूटनी करते थे रिपोर्ट्स को कहां भेजते थे, पार्लियामेंट को भेजते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट्स भेजते थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर फर्दर क्राउन को रिपोर्ट भेजती थी। तो एक लंबा प्रोसेस था। अब इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इसमें क्या हट जाएगा, तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एबॉलिश्ड। ये दोनों को क्या कर दिया गया, एबॉलिश्ड कर दिया गया, मतलब इन दोनों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब तो ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और ना ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, तो ये दोनों पद अब क्या हो गए, खत्म हो गए। लेकिन अब ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली इंडिया में बैठे हुए लोग से तो कनेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट बड़ी है, वो पूरे ब्रिटेन को संभाल रही है और भी जितने कॉलोनियल स्टेट्स हैं उन्हें वो देख रही है। तो वो क्या करेगी, वो एक पर्टिकुलर एक बॉडी का निर्माण करेगी जो ये सारे बातों को देखेगा। उसके लिए अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पद है जिसपे कोई एक आदमी बैठेगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसे बैठाना चाहेगी, क्राउन जिसे बैठाना चाहेगी वो बैठेगा। तो लेकिन ये व्यक्ति जो अकेला है, ये अकेला तो पूरा काम नहीं कर सकता है, तो इसे 15 एडिशनल मेंबर्स दे दिए गए। 15 एडिशनल मेंबर्स दे दिए गए। एडिशनल मेंबर्स इसे क्या कर दिए गए, दे दिए गए, जो कि इसको क्या करेगा, एडवाइस देगा या इसको हेल्प करेगा। अब इसका काम क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को वो समझते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का काम क्या है उसको समझते हैं। तो आप ऐसा करिए, आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूं। अभी जो बात की हमने, वो बात की कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ये पद है, इससे नियुक्त किया गया और इसे 15 एडिशनल मेंबर, 15 एडिशनल मेंबर क्या करते थे, असिस्ट करते थे। एडिशनल मेंबर क्या करते थे, असिस्ट करते थे। अब इसका काम क्या था, ये बेसिकली ब्रिटेन में बैठा हुआ है। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो भारत में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है,
ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत में है, ये इसको क्या करता था, असिस्ट करता था। ये इसको क्या करता था, असिस्ट करता था। किस लिए? फॉर मेकिंग लॉज, फॉर मेकिंग लॉज, कानून बनाने में मदद करता था। लेकिन मान लीजिए कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई कानून लाने का मन करता था तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था ये इसके एडवाइस को सुनती थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसको माने। मतलब जो डिसीजन होता था, फाइनल डिसीजन जो होता था वो किसके अंडर में होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के अंदर में होता था। फाइनल डिसीजन या फिर इंटरप्रिटेशन, लॉ का इंटरप्रिटेशन वो कौन करती थी भाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स करती थी। ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल समझिए मतलब लॉलीपॉप दे दिया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं, भारत में एक तरह का लॉलीपॉप का काम कर रही है, क्योंकि इसका कोई अपना अस्तित्व, अपना कोई पावर है ही नहीं। फिर अब देखिए कि इसमें पावर कैसे कैसे धीरे धीरे दिया जाएगा आगे वाले एक्ट से। ये बात समझ में आई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के बारे में समझ में आया, और 15 एडिशनल मेंबर इसे असिस्ट करते थे। और ये पूरी जो सिस्टम थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स प्लस 15 एडिशनल मेंबर, इसका काम क्या था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन काउंसिल जो भारत में है उसे क्या करना था, लॉ बनाने में मदद करना, असिस्ट करना। लेकिन जो फाइनल डिसीजन या इंटरप्रिटेशन होता था लॉ का, वो कौन करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था। मतलब सारा का सारा पावर किसके पास वेस्ट किया हुआ है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास वेस्ट किया गया है। इसमें जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट चेंज जो किया गया वो ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब एक नए पद से हमें सम्मानित किया गया। उस पद का नाम था वाइसरॉय। उस पद का नाम क्या था, वाइसरॉय। तो इसके बाद से आपको कोई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करके कोई नहीं मिलेंगे, इसके बाद आपको सब क्या मिलेंगे, वाइसरॉय के नाम से जाने जाएंगे। तो पूछता है कि कौन हमारे पहले वाइसरॉय थे या फिर कौन आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो इसका आंसर जाता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इनका टेन्योर था 1858 से 62 तक। 1858 से 62 तक कौन गवर्न किए थे, लॉर्ड कैनिंग। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर सवाल पूछता है तो वो भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये बात समझ में आई। एक चीज हमने और इसमें देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट 1884 में ये दोनों, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट से अंदर से आया था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल किससे आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1884 से आया था। तो हुआ क्या था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ये बेसिकली डबल गवर्नमेंट का काम करता था, डबल गवर्नमेंट सिस्टम का काम करता था। तो ये जब हट गया तो आपसे पूछता है कि कौन से एक्ट से ये सिस्टम अबॉलिश किया, डबल गवर्नमेंट कहां एंड हुआ। तो ये भी कौन जाता है, ये 1858 का एक्ट से जाता है। तो यहाँ पे डबल गवर्नमेंट जो थी वो अबॉलिश कर दी गई, डबल गवर्नमेंट अबॉलिश्ड कर दिया गया, डबल गवर्नमेंट अबॉलिश्ड कर दिया गया। तो ये था बेसिकली मेरा एक्ट ऑफ 1858। मतलब बेसिक प्रोविजंस ये थे। है तो एक्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें उतना ही जानना है जो मेरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था बेसिकली मेरा 1858 का एक्ट, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं 1861 का एक्ट के बारे में बात करते हैं। अब हम जो बात करेंगे, जो एक्ट के बारे में बात करेंगे वो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में बात करेंगे। तो इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस किए गए, क्या क्या चेंजेस लाए गए उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज इसमें लाया गया वो बहुत सिंपल से अगर मैं बात करूं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज था, वो था पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन। पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन। पोर्टफोलियो सिस्टम कहने का मतलब हो गया कि अब एक सेपरेट डिपार्टमेंट्स होगा, जैसे कि फाइनेंस का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, डिफेंस का एक अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, और वहां पे उसी के एक हेड एक मंत्री बैठेंगे वहां पे और वो असिस्ट करेंगे, काम करेंगे लोगों को। पहले ये पोर्टफोलियो सिस्टम देखने को नहीं मिलता था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो प्रेजेंट में आज हमारे यहाँ भी चलता है पोर्टफोलियो सिस्टम, उसका बेसिक ऑरिजिन कहां से है, तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ, तो एक्ट ऑफ 1861 से इंट्रोड्यूस हुआ। और इस टाइम हमारे जो वाइसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि उनका टेन्योर हमने देखा 1858 से 1862 तक उनका टेन्योर था।
इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका प्रोविजन है वो ये है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन को फोकस किया, डिसेंट्रलाइजेशन को फोकस किया, डिसेंट्रलाइजेशन को फोकस किया। अब तक क्या हो रहा था, सेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम चल रहा था, मतलब 1833 से 1853 हमने देखा, 1858 में भी कोई खास चेंजेस की देखने को नहीं मिले, तो ये सेंट्रलाइजेशन को फोकस कर रहा था। मतलब लॉ सिर्फ कौन बना रहा था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही थी, वो सारे प्रदेशों के लिए लॉ बना रही थी। मतलब ऐसा ही था कि स्टेट अपना अलग लॉ बना रही है, प्रोविंस अपना अलग लॉ बना रही है, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। अब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है तो मतलब क्या है कि जो और भी प्रोविंस है जैसे कि बंगाल, मद्रास और आपका ये बॉम्बे, ये सारे को क्या मिलेगा, पावर मिलेगा लॉ बनाने का। तो जो हमने पढ़ा था इसके पहले कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस थे उन्हें क्या कर दिया गया था, उन्हें डाउनग्रेड कर दिया गया था, नीचे कर दिया गया था, वो लॉ नहीं बना पा रहे थे। अब इन्हें क्या पावर मिल जाएगा कि वो भी अपना कानून अपने प्रोविंस के लिए बना सकते हैं। तो ये बेसिकली किसको प्रमोट कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। तो इसका हमें मतलब इसका प्रूफ कहां से मिलता है, तो बॉम्बे एंड मद्रास को क्या पावर दे दिया गया, पावर टू मेक लॉ, पावर टू मेक लॉ। अब ये अपना कानून अपने प्रोविंस के लिए बना सकते हैं, अपने प्रोविंस के लिए बना सकते हैं। तो बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, जिसमें बॉम्बे एंड मद्रास को पावर दिया गया लॉ बनाने के लिए। और भी अगर मैं इसमें कुछ फैक्चुअल्स बातें और कहूं तो इसमें तीसरा एक जो बहुत फैक्चुअल डेटा निकल के आता है कि जो ऑर्डिनेंस का कंसेप्ट है आज के डेट में, ऑर्डिनेंस कंसेप्ट भी यहीं से ओरिजिन होता है। ऑर्डिनेंस का कंसेप्ट जो है वो भी यहीं से ओरिजिन करता है। तो ये ऑर्डिनेंस होता क्या है, तो ऑर्डिनेंस क्या होता है कि प्रेजेंट डे से समझिए तो समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा कि ऑर्डिनेंस ये होता है कि जब हमारे यहाँ पार्लियामेंट पूरे 12 के 12 महीने सेशन में नहीं चलती, पूरे 12 के महीने मतलब कंटिन्यू जो पार्लियामेंट होता है वो हमारे यहाँ पूरे 12 महीने नहीं चलती है, ये 3-3 सेशन में चलती है, बेसिकली 3 चलती है। तो होता क्या है कि जिस वक्त पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, जिस वक्त पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है उस वक्त भी अगर कोई लॉ लाने का जरूरत पड़ा तो कौन लॉ लाएगा, पार्लियामेंट जब फंक्शन में ही तो काम कौन करेगा, क्योंकि लेजिस्लेचर लॉ लाने का काम किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो लॉ कौन लाएगी फिर उस टाइम, तो उस टाइम लॉ लाता है प्रेसिडेंट, लॉ लाता है। तो जो प्रेसिडेंट लॉ लाता है उसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो उस टाइम पे तो प्रेसिडेंट है, तो उस टाइम लॉ कौन लाता था, तो वाइसराय कुछ अगर लॉ ले आया, वाइसराय अगर कुछ लॉ ले आया तो वो लॉ क्या बनते थे, ऑर्डिनेंस होते थे, उसे क्या बोलते थे हम, ऑर्डिनेंस कहते थे। बेसिकली लॉ कौन बनाता था, लेजिस्लेटिव बॉडी का काम था लॉ बनाने का। लेकिन अब ऑर्डिनेंस कौन बना रहा है, बना सकता है वाइसराय भी ला सकता है। तो ऑर्डिनेंस का कंसेप्ट भी यहां से आता है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज है, पोर्टफोलियो सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑर्डिनेंस कंसेप्ट। और ये तीनों के तीनों चीज आपको प्रेजेंट गवर्नमेंट में देखने को मिल सकते हैं। प्रेजेंट जो मोड ऑफ हमारा पार्लियामेंट फंक्शन करता है उसमें ये तीनों के तीनों चीज देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ भी डिसेंट्रलाइजेशन है, स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉ बना सकती है, फिर हमारे यहाँ लोकल सिस्टम है, पंचायती राज वगैरह भी है, वो हम आगे देखेंगे। और ऑर्डिनेंस भी हमारा प्रेसिडेंट कभी कभी फॉर्म कर लाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो बिल आया था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो हुआ था वो भी ऑर्डिनेंस के थ्रू ही हुआ था, प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू हुआ था। और पोर्टफोलियो सिस्टम तो देखने को मिलता ही है। अब जो एक और मेजर चेंज जो यहाँ पे आता है आर्टिकल 1861 जो ये एक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें जो 4th पॉइंट है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में अब क्या किया गया, इंडियन का रिप्रेजेंटेशन को चालू किया गया, इंडियन रिप्रेजेंटेशन को अलाउ किया गया, इंडियन के रिप्रेजेंटेशन को क्या किया गया, अलाउ कर दिया गया, इसे अलाउ कर दिया गया। मतलब इंडियन के रिप्रेजेंटेशन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया। इसका मतलब अब जो इंडियन काउंसिल है या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कौन जाके बैठ सकता है, इंडियन भी बैठ सकते हैं। और क्यों ऐसा करने का कारण क्या था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि यहाँ के लोकल पार्टिसिपेशन बढ़े। तो यहाँ का लोकल पार्टिसिपेशन 1858 के बाद से हमने देखा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंटेशन तो देना पड़ेगा ना यहाँ के लोगों को। तो इसीलिए लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियन रिप्रेजेंटेशन को अलाउ किया गया। आप इसे नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद और भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको उसको भी बताता हूँ। अब देखिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा गवर्नर जनरल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था और लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें क्या चेंजेस किए।
पहले कितने थे, 4+1 सिस्टम था मेरा ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन का, 4+1 सिस्टम था, 4+1 था, जिसमें गवर्नर की जगह ये वाइसराय हो गए। अब ये एक जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, ये वाइसराय हो गए, और 4 जो मेंबर्स है वो तो है ही, जिसमें से एक आपका लॉ मेंबर है। अब इसमें एक मेंबर का और इंट्रोडक्शन किया गया, एक मेंबर इसके अंडर में और है, एडिशन ऑफ 1 मेंबर और किया गया, एडिशन ऑफ 1 मेंबर, इसे हम क्या बोलते थे, फाइनेंस मेंबर। तो फाइनेंस मेंबर का एडिशन किस एक्ट से होता है, तो 1861 के एक्ट से होता है। ये तो बात हो गई एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में, बात हो गया, मतलब ये हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या क्या चेंजेस लाए गए उसको समझते हैं। इसके बाद जो चेंजेस किया गया लेजिस्लेटिव बॉडी में, तो मान लीजिए वाई नंबर था लेजिस्लेटिव बॉडी में, इसके पहले कितने थे, 6 मेंबर थे, अब इसे इंक्रीज कर दिया गया, तो इसमें सीलिंग रखा गया, इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं रखा गया, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट लाया गया, मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट को लाया गया। तो कहा गया मिनिमम 6 रहेंगे, 6 से कम नहीं होने चाहिए, और मैक्सिमम 12 रहेंगे, मैक्सिमम कितने रहेंगे, 12 रहेंगे। तो हमने बताया था कि ये जो वाई है एडिशनल मेंबर्स कहते थे हम लोग, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एडिशनल मेंबर्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एडिशनल मेंबर्स कहते हैं, एडिशनल मेंबर्स कहते हैं। अब ये जो एडिशनल मेंबर्स थे, इनका टेन्योर कितना साल का होता था, तो ये 2 साल के लिए चुने जाते थे, 2 इयर्स के लिए चुने जाते थे। ये कितने साल के लिए चुने जाते थे, 2 इयर्स के लिए चुने जाते थे। और एक और प्रोविजन जो इसके अंदर ऐड किया गया वो ये था, कहा गया कि ये जो वाई नंबर होगा, कुछ जो भी नंबर होगा, चाहे आप 6 रखिए, 7 रखिए, 8 रखिए, 9 रखिए, 10 रखिए, 11 या 12, मैक्सिमम 12 तक जा सकते हैं। तो जितना भी आप रखेंगे उसका हाफ शुड बी फ्रॉम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अब क्या होता है, मतलब कहा गया जितना भी नंबर होगा उसका आधा कौन भरे जाएंगे, किससे, नॉन ऑफिशियल मेंबर से भरे जाएंगे। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो होता है कि वैसे लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में नहीं आते हैं, मतलब किसी भी ब्रिटिश के कोई भी सरकारी दफ्तर या किसी भी पद में वो नहीं हो, मतलब वो एक आम इंसान भी हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, किसी बड़े, मतलब होता है कोई भी एमिनेंट पर्सन या कोई भी वैसे लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस के अंडर में नहीं आते हैं, वैसे लोग, पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विसेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विसेज का मतलब हुआ कि ब्रिटिश के टाइम में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड थी उसमें हमने कोई भी काम नहीं करते हैं, उसके अंदर में नहीं आते हैं, वो थे नॉन ऑफिशियल। तो नॉन ऑफिशियल में क्या आ सकते हैं, तो उस टाइम आप कोई गरीब को तो वो चुनेगा नहीं, वहां पे कौन जाएंगे, इलाइट क्लास जाएंगे, जैसे कि राजा महाराजा लोग को चुना जाएगा, राजा महाराजा लोग को चुना जाएगा, या फिर कोई बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, या कोई बहुत ही बड़ा पेंटर, या कुछ भी सोशल रिफॉर्म लाया वैसा व्यक्ति जिसका नाम काफी है, उसे चुना जाएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है आपसे कि जो पहले नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे जिन्हें चुना गया उनका नाम क्या क्या था। तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 मेंबर को नॉमिनेट किया था, 3 मेंबर को नॉमिनेट किया था, और ये सारे के सारे मेंबर कैसे थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। तो ये तीनों का नाम आपसे ऑप्शन में पूछता है, क्या करता है कि आपको बोलेगा कि इनमें से कौन किन्हें चुना नहीं गया था। 4 ऑप्शन में 3 तो होंगे ही होंगे, और एक आपको जो नहीं है उन्हें आप पे टिक लगाना होता है। तो 3 कौन कौन थे इसे देखते हैं। तो पहले थे राजा ऑफ पटियाला, और फिर इसमें ये थे राजा ऑफ बनारस और दिनकर राव। इसमें और क्या थे, दिनकर राव थे। महाराजा की जगह महाराजा थे, ये वर्ड राजा नहीं, ये महाराजा है, महाराजा ऑफ पटियाला, फिर राजा ऑफ बनारस एंड दिनकर राव। तो ये तीनों का नाम आपसे पूछता है कि किसे नॉमिनेट किया गया था। तो और इन्हें नॉमिनेट किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। क्योंकि अब ये जो मेंबर्स थे कैसे उसमें कह दिया कि आधे से कितने होने चाहिए, नॉन ऑफिशियल्स होने चाहिए। तो ये बेसिक मेरा पिक्चर था किसके बारे,
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये आ सकता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर की संख्या को बढ़ा दी गई। तो हाँ, बढ़ा दी गई, पहले 6 थे, अब 6 से 12 कर दिया गया, तो इंक्रीज किया गया। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या देगा कि द टेन्योर ऑफ द एडिशनल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज 2 इयर्स, ये भी सही कथन है। उसके बाद कह दिया द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड हैव हाफ मेंबर्स फ्रॉम नॉन ऑफिशियल पोस्ट, नॉन ऑफिशियल्स, ठीक है। और क्या कह सकता है कि फाइनेंस मेंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच एक्ट, तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था। व्हिच 3 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय लॉर्ड कैनिंग, तो ये भी आंसर आपका आ जाएगा महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड दिनकर राव। तो ये एक बेसिक ओवर पिक्चर है आपका, ये पूरा पिक्चर है 1861 के एक्ट के बारे में। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक दो पॉइंट और रह गई 1861 में, उसको भी देख ही लेते हैं। तो इसमें 1861 में एक और जो पॉइंट था ये था कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी हमारी, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसे कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर्स या फाइनेंशियल इश्यूज पे डिस्कस नहीं कर सकती थी। कुड नॉट डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स और फाइनेंशियल इश्यूज। और अगर डिस्कस करती भी तो उसे वाइसराय से क्या करना पड़ता, परमिशन लेना पड़ता। वाइसराय से क्या लेना पड़ता, परमिशन लेना पड़ता, जो कि जनरली नहीं दिया जाता था। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बजट या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसे कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल ये स्टेटमेंट, इस पे भी कोई डिस्कशन नहीं होता था, नो डिस्कशन। इस पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल या जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो डिस्कशन नहीं कर सकती थी। नो डिस्कशन और एंड not allowed to vote, वोट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब बजट पास होता है तो जो मेंबर्स होते हैं हमारे, अगर हम प्रेजेंट टेप्स में बात करें तो जब भी बजट पास होता है तो वोटिंग की जाती है कि जो बजट सरकार पास की है उससे जो सारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो उसके सपोर्ट में है या नहीं। मतलब वोटिंग करके देखा जाता है कि मेजॉरिटी अप्रूव कर रही है उस बजट को या नहीं कर पा रही है, और अगर बजट अप्रूव नहीं हो पाती तो सरकार गिर जाती है। ये हमारा प्रेजेंट सिनेरियो। तो बेसिकली वहां पे क्या है कि आप अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप एक तो इंडियन को रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हैं, उसके बाद अगर आप उन्हें बजट भी डिस्कस करने का ब्रिटिश दे देगी तो क्या होगा, ये विरोध करना चालू कर देंगे गवर्नमेंट का। और जब विरोध करना चालू करेंगे, बजट पास नहीं होगा तो सरकार गिरने के नौबत पे आ जाएगी। तो ये पावर नहीं दिया गया उन्हें। नो डिस्कशन एंड नॉट अलाउड टू वोट, मतलब बजट पे वोटिंग या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वोटिंग अलाउड नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो 2 पॉइंट 1861 में और रह गए थे, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम आगे का एक्ट को पढ़ते हैं। अब जो हमारा एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये एक्ट जब पास हुआ था तो उस वक्त जो हमारे वाइसराय थे वो थे लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। तो ये पूछता है कभी कभी कि वाइसराय कौन थे जब हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास हुआ था। अब इसके अगर प्रोविजंस के बारे में बात करें तो उससे पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड। अब ये एक्ट पास हो रहा है 1892 में, ये एक्ट पास हो रहा है। और 1885 में किसका फॉर्मेशन होता है, आईएनसी का फॉर्मेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब ये इसका ये होता है, स्थापना होता है, एस्टैब्लिशमेंट होता है, तो अब ये क्या करेगी, ये डिमांड्स अपना रखने लगेगी कि इसे क्या क्या सुधार देखने को चाहिए। फिर आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि आईएनसी भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड होता है। तो मॉडरेट जो है वो किस वे को सपोर्ट करते हैं, वो कानून में बदलाव ला करके जो परिवर्तन चाहते हैं वो कानून में बदलाव लाकर करना चाहते हैं। और एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो कानून पे विश्वास नहीं करते हैं, वो उनका एग्रेसिव बिहेवियर पे वो ज्यादा बिहेव करते हैं, मतलब बिलीव करते हैं। तो यहां से अब ये क्या होगा कि जो आईएनसी के जो कुछ मॉडरेट्स हैं ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि अगर जो
लेजिस्लेटिव काउंसिल है या जो इंडियन काउंसिल है, जो लेजिस्लेचर है बेसिकली, जो लॉ बना रही है, अगर उसमें भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो क्या होगा कि हम सरकार पे दबाव बना सकते हैं, सरकार पे दबाव बना सकते हैं, अपने जो भी हमको जो चाहिए, जो भी कानून हमको चाहिए उस पे हम दबाव बना सकते हैं। तो अब ये आईएनसी क्या करेगी, दबाव लाना चालू करेगी। तो ये 1885 से जब बनी उसके बाद ये दबाव लाएगी, तो उस दबाव के कारण एक एक्ट पास होगा जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इस 92 में जो भी प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे वो बेसिकली वो प्रोविजंस होंगे जो कांग्रेस कुछ कुछ सपोर्ट डिमांड कर रही थी। सारे डिमांड्स को फुलफिलमेंट नहीं किया गया है, आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री में कि आईएनसी के डिमांड्स क्या क्या थे। तो वो सारे डिमांड्स पूछते हैं क्वेश्चंस में कि क्या क्या आईएनसी के डिमांड्स थे और क्या क्या डिमांड्स नहीं थे। हमारा पार्ट हिस्ट्री का नहीं है तो हम बेसिकली इस पे नहीं जाएंगे, बट ये समझिए कि जो आईएनसी थी ये क्या कर रही थी, रिफॉर्म्स चाह रही थी। ये क्या चाह रही थी, रिफॉर्म्स चाह रही थी, और बोली कि ये जो रिफॉर्म्स होंगे ये क्या लाएंगे, चेंज लाएंगे। ये क्या लाएंगे, चेंज लाएंगे। ये रिफॉर्म क्या लाएंगे, चेंज लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रिफॉर्म ही सारे के रूट कॉज है। रूट कॉज, अगर जड़ को ही आप मजबूत बना लेंगे तो आपका परिवर्तन देखने को अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, जो फल मिलेगा वो पेड़ जो होगा वो मजबूत बनेगा। ये था बेसिकली इंडियन काउंसिल एक्ट में एक बेसिक बैकग्राउंड। इसमें किया क्या क्या गया इसको समझते हैं। तो इसमें किया ये गया कि सबसे पहले तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसके जो मेंबर्स थे उसे इंक्रीज किया गया, इंक्रीज किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मेंबर्स के नंबर को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। अब बेसिकली आप देखिए डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है, डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है, और डिसेंट्रलाइजेशन के बाद अब लॉ क्या कौन बना सकता है, प्रोविंस भी बना सकती है। तो प्रोविंस के पास भी अपना लेजिस्लेचर है और सेंटर में जो बैठी है उसके पास भी अपना लेजिस्लेचर है। प्रेजेंट डे से समझे तो एक स्टेट लेजिस्लेचर है और एक सेंट्रल लेजिस्लेचर है। अगर आपको रिलेट करना है तो ये कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, बोला कि जो प्रोविंस में जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर थे उसको भी आप बढ़ाइए और सेंट्रल में भी बढ़ाइए। तो सेंट्रल में हमने वाई को डिनोट किया था, किससे, लेजिस्लेटिव मेंबर से डिनोट किया था। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो कहा गया कि मिनिमम 10 होंगे और मैक्सिमम 16 मेंबर्स होंगे। मिनिमम 10 होंगे और मैक्सिमम 16 मेंबर देखने को मिलेंगे, ये बात कही गई। और इसमें क्या बात देखने को मिला, तो इसमें एक और बात देखने को ये मिला कि यहां पे इलेक्शन वर्ड का यूज कहीं नहीं किया गया था। इस एक्ट में इलेक्शन वर्ड का यूज कहीं नहीं किया गया था, इलेक्शन वर्ड का यूज कहीं नहीं किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्शन वर्ड का यूज कहीं नहीं किया गया था, लेकिन जो कंसेप्ट है इलेक्शन का वो कहीं ना कहीं यहां से देखने को ओरिजिन इसका मिलता है। जो कंसेप्ट है वो देखने को यहां से क्या मिलता है, इसकी ओरिजिन देखने को मिलती है। तो क्या देखने को मिलती है उसको समझते हैं। तो इलेक्शन बेसिकली हमारे यहाँ दो टाइप से होता है, एक डायरेक्ट इलेक्शन और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन हम उसको कहते हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी आप जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि अगर हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन चुन रहा है, डायरेक्ट आम जनता चुन रही है। तो आम जनता जब डायरेक्ट अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके लेजिस्लेचर में बैठाएगी, तो उस प्रोसेस जो उस वे से जो इलेक्शन से जो वो आया है वो रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर में, उस वे को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन ये हुआ कि आम जनता नहीं ला रही है रिप्रेजेंटेटिव को, आम जनता किसी को चुनेगी, या फिर आम जनता हो सकता है किसी को ना चुने, कोई और जो बॉडी कहीं बैठी हुई है वो किसी को चुनकर लाए और फिर वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को बैठाए। तो ये कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। ये कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। तो बेसिकली जो इलेक्शन आप दो टाइप के हो सकते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया। लेकिन जो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन वर्ड आप यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देखने को कहीं कहीं मिला है यहाँ पे। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन was seen in some non-official posts, non-officials nomination आप कह रहे हैं, ज्यादा बेहतर होगा। तो बेसिकली कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो जा रहे थे लेजिस्लेचर में चुन के, तो उसके लिए क्या किया गया, देखा गया कि उसको इनडायरेक्ट तरीके से चुना गया। तो उसे चुनता कौन था, म्युनिसिपैलिटी चुनती थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनता था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चुनती थी। तो ये जो एक बॉडी चुन रही है किसी को, अब तो डिस्क्रिशन नहीं ना रहा वहां पे गवर्नर का कि इसे बैठा के यहाँ पे लाना है लेजिस्लेचर में। अब कौन चुन रहा है, म्युनिसिपैलिटी चुन रही है, मतलब वहां पे जो काम कर रहे हैं
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चुन रहा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुन रहा है। तो बेसिकली कुछ कुछ पद में, बहुत ज्यादा नहीं, एक आपको अगर क्वेश्चन आए कि डायरेक्ट जो होता है ना इम्प्लीकेशन आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन का कहाँ मिलता है, तो वो ये एक्ट नहीं है। लेकिन हाँ कंसेप्ट जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन का वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो वो ये एक्ट ऑफ 1892 से ओरिजिनेट होता है। तो ये आप इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका जो चयन हो रहा है वो इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा था। तो आप एक वर्ड यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देखने को कहाँ मिलता है, इस एक्ट के थ्रू मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्यों कह रहे हैं कि जैसे कि अगर कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को म्युनिसिपैलिटी ला रही है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ला रहा है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ला रही है, तो ये क्या कर रही है, अपने किसी आदमी को रिप्रेजेंट करवा रही है, कहाँ पे, लेजिस्लेचर में। तो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट कहाँ से आता है, इस एक्ट के थ्रू देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बजट का केस में क्या देखने को चेंजेस मिला, तो ये हुआ कि बजट को आप डिस्कस कर सकते हैं। जो डिस्कस आप 1861 के एक्ट में आप डिस्कस नहीं कर सकते थे, वो आप डिस्कशन को अलाउड करने का परमिशन मिल गया इस एक्ट के थ्रू। लेकिन आप वोट नहीं कर सकते हैं बजट में, बजट पे आप वोट अभी भी नहीं कर सकते हैं, बजट पे वोट आप नहीं कर सकते। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं आप, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। आप ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होते हैं इसको भी समझते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नॉट अलाउड, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नॉट अलाउड। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ये होता है कि जैसे कभी भी अगर प्रेजेंट में समझाओ कि अगर पार्लियामेंट आपका चल रहा है और पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर आपकी चल रही है, तो वहां के जो भी मेंबर्स है, लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, वो क्या करेंगे कि जो मंत्री होगा उससे पहले एडवांस नोटिस, जनरल का बात किया जाता है कि जो एडवांस नोटिस दिया जाता है अपने प्रश्न को। मान लीजिए मुझे एक प्रश्न पूछना है, किसी चीज का जवाब चाहिए मंत्री से, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नोटिस भेजूंगा, पहले कुछ दिन पहले नोटिस भेजूंगा, और उस सवाल का वो जो मंत्री जी होंगे वो एक लिखित जवाब तैयार करेंगे और उस दिन सदन में या उस दिन लेजिस्लेचर में उसे पढ़ करके बताएंगे, पढ़ करके सुनाएंगे या सबमिट करेंगे। ये होता है नॉर्मल क्वेश्चन करने का प्रक्रिया होता है। लेकिन अगर मान लीजिए सर्कमस्टांसेस कुछ अलग आ गए, कुछ आपके पास कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इश्यूज आ गया जिसके लिए आपको प्रायर नोटिस देने का वक्त नहीं मिल पाया, आपको अर्जेंटली क्वेश्चन पूछना है सरकार से या मंत्री से, तो होता क्या है कि उस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। और वैसे क्वेश्चंस का जो मंत्री होंगे या जो भी मेंबर जिनसे आपको जवाब चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि उसका आंसर आपको रिटन लेके दे, वो ओरली भी उसका आंसर आपको दे सकते हैं। तो बेसिकली सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का जवाब ओरली दे दिया जाता है। और ये वो वैसे नॉर्मल रूटीन जो क्वेश्चंस होते हैं वो रूटीन में नहीं आती, ये उसके एडिशनल आते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कोई भी लेजिस्लेचर का मेंबर पूछ नहीं सकता था, किससे, एग्जीक्यूटिव से, गवर्नर से, वाइसरॉय से, और जो भी उसके अंदर कुछ फाइनेंस मेंबर्स थे, लॉ मेंबर्स थे, उनसे ये क्वेश्चंस पूछे नहीं जा सकते थे। तो बेसिकली ये था मेरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। और इसके बाद जो एक्ट आता है वो हमारा एक्ट आता है 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और इंडियन काउंसिल एक्ट फिर आएगा 1919। फिर उसके बाद हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा जिक्र करेंगे, क्योंकि साइमन कमीशन को हम समझेंगे तभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को समझ पाएंगे। और फिर लास्टली मेरा जो आएगा वो 1947 का एक्ट आएगा, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आएगा। फिर ये सारे एक्ट्स को जब हम समझ लेंगे तो मुझे ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगा कि जो हमारा संविधान बना वो किन किन प्रक्रियाओं से गुजर करके बना। और 1947 के बाद हम समझेंगे कि हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, कैसे ड्राफ्ट हुआ, कौन कौन से मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में बैठे हुए, कितने टाइम लगा, कौन से कमेटी के कौन से चेयरमैन थे, कितने टोटल मेंबर्स थे, वो सारी बातों को, बहुत ही फैक्चुअल डेटा है वहां पे, उन सारी बातों को उस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, नॉर्मल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आज हम अपने वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।